चलिए हम क्लास शुरू कर रहे हैं। कल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले कल हमने जो कवर किया था वो था क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन किस चीज का था? एसेट्स का। एसेट्स का क्लासिफिकेशन हमने कल कवर किया। सेकंड चीज हमने कवर करी थी इनकम के बारे में। इनकम रिकॉग्नाइज करी थी। और इनकम रिकॉग्नाइज जो है उसमें कई सारी बातें हमने सीखी थी कि जैसे अनरियलाइज इनकम क्या होती है, अनरियलाइज्ड इनकम क्या होती है, और अनरियलाइज्ड इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर क्या होती है। ये सारी चीजें हमने कल सीख ली थी। ठीक है। कल एक क्वेश्चन आया था बीच में, मैं स्किप कर गया था। एक्रूड एक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है? एक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है? देखिए, अगर कोई स्टेटमेंट की बात करते हैं, सपोज कीजिए 18 मार्च 2021 को किसी अकाउंट का स्टेटमेंट 4,05,000 दिखा रहा है। ठीक है। और आपको मालूम होगा कि इसमें लास्ट जो इंटरेस्ट लगा होगा वो 2021 में लगा होगा। लेट से 6,000 लगा था। और यहाँ पर उसने 15 मार्च को कुछ क्रेडिट भी कर दिया होगा, मान लिया 10,000 क्रेडिट कर दिया होगा। ठीक है। तो अगर उसने 15 मार्च को 10,000 क्रिएट किया होगा तो वही बैलेंस आगे चल रहा है 28 मार्च को भी, क्योंकि उसने इस बीच में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं किया। और यहाँ पे 6,000 डेबिट करने से का मतलब है पहले 396 रहा होगा इसका, ऐसे करके। ठीक है। तो ये एक अकाउंट का स्टेटमेंट हमारा आ गया। तो ये मैं जो एग्जांपल ले रहा था, एग्जांपल में ये बताया था कि 28 फेब को इसमें इंटरेस्ट अप्लाई हुआ था, तो ये बैलेंस हो गया था। 15 मार्च को उसने क्रेडिट दे दिया, तो ये जो बैलेंस है वो इस तरह से रह गया। ठीक है। बात हमारी आ रही है व्हाट इज एक्रूड इंटरेस्ट। तो एक्रूड इंटरेस्ट, सपोज कीजिए इस 28 मार्च को वो कस्टमर जो है, कस्टमर वांट टू क्लोज हिज अकाउंट, वांट टू क्लोज हिज अकाउंट। तो अगर वो अपना अकाउंट बंद करना चाहता है तो क्या आप उसे अकाउंट में बैलेंस देख के 4,05,000 बता देंगे? नहीं। उसमें आप क्या करेंगे कि इस 4,05,000 में प्लस कुछ इंटरेस्ट जो कि ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च ड्यू हुआ है, और क्योंकि अप्लाई नहीं हुआ अभी, तो ये जो एक्रूड इंटरेस्ट का जो कॉलम है वो आपका जो अकाउंट स्टेटमेंट रहता है उस अकाउंट स्टेटमेंट में ही साइड में कहीं पे डिस्प्ले होता है एक्रूड इंटरेस्ट। तो लेट्स से वहां पे लिखा हुआ है 5,830। ठीक है। तो ये आप ऐड करके उसे बताएंगे तब वो डिपॉजिट करेगा। एक्रूड माने जो ड्यू तो हो चुका है लेकिन हमने ड्यू नहीं किया, मींस पैरेलली वो कैलकुलेट हो रहा है। और अगर 31 मार्च 2021 डेट आ जाती तो ये जो इंटरेस्ट है इसमें 3 डे का और इंटरेस्ट लग करके लेट से 5,912 हो जाता। तो यहाँ पर अगर हम इसका बैलेंस देखते 31 मार्च नाइट में, तो ये हो जाता 410। ठीक है। अब 1 अप्रैल को अगर आपके पास क्लोज करने आता तो क्योंकि यहाँ पर एक दिन पूरा नहीं गया है और इंटरेस्ट सप्लाई हो चुका है अप टू 31, तो आप उसे 1 अप्रैल को इतना ही बनाते तो वही क्लोज होता। और इंटरेस्ट जो होता है एवरी नाइट के जो बैलेंस हेल्ड होता है उस पर होता है। तो ये मैंने एक्रूड इंटरेस्ट भी आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं प्रोविजनिंग का। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रोविजनिंग का। मुझे आप लोग चैट में आंसर करिए, प्रोविजनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके रीजन क्या है और किसके अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं। आंसर आ रहे हैं बैकअप फॉर एनपीए, आंसर आ रहे हैं फ्यूचर एस्पेक्ट ऑफ लोन नॉन रिपेमेंट। ठीक है। बैलेंस शीट, वी शुड नो द अमाउंट, और टू मीट डीटीएल लॉस एस्टिमेशन। ठीक है। चलो मैं देखो, प्रोविजनिंग है टू रिस्क, टू कवर द रिस्क, कवर द रिस्क। जैसे आप इंश्योरेंस की प्रीमियम देते हैं तो इट मींस यू आर प्रोविजनिंग अबाउट योर फाइनेंशियल रिस्क। अगर कभी आपका डेथ हो जाए तो जो फाइनेंशियल रिस्क जो फ्यूचर में हमारी फैमिली फेस कर सकती है उसको कवर करने के लिए, टू कवर द रिस्क। कौन सा वाला?
यहाँ पे कौन सा रिस्क कवर कर रहे हैं हम? यहाँ पे क्रेडिट रिस्क कवर प्रोविजन कर रहे हैं। और क्रेडिट रिस्क कौन से उसमें प्रोविजन होता है, ये अभी हम बात करेंगे। ठीक है, एक चीज है। दूसरा क्या है? एग्जैक्ट पिक्चर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट या लॉस। एग्जैक्ट पिक्चर, बिल्कुल। ऐसा नहीं कि हमारे खूब सारे लोन्स हैं और सारे एनपीए हैं और हम कहें जी हमारा इतना इंटरेस्ट आने वाला है। कहां से आएगा जब बैड लोन है तो? ठीक है। और प्रोविजनिंग एक तरह से प्रीमियम का काम करता है, एक बफर की तरह काम करता है। अगर अचानक सेटबैक आ जाए, तो सेटबैक अचानक कोई अगर लोन डूब जाएगा, तो पहले से जो प्रोविजनिंग कर रखी है, क्योंकि वो हमने प्रॉफिट से हटा रखी है। ठीक है। अब प्रोविजनिंग थोड़ा फंक्शनलिटी की बात करते हैं, कैसे काम करते हैं। ठीक है, आपके वहां इनकम अकाउंट क्या क्या होते हैं? आपके वहां इनकम अकाउंट, तो इनकम अकाउंट आपके वहां होता है, पहला अकाउंट आपका इनकम अकाउंट होता है आपका इंटरेस्ट, एक्सचेंज, कमीशन और मिसलीनियस। ये चार तरह के इनकम अकाउंट होते हैं बेसिकली। ठीक है। तो यहां हम कौन से इनकम की बात कर रहे हैं? इंटरेस्ट इनकम की, लोन्स की बात कर रहे हैं। ये आपका इफेक्ट करता है सीधे सीधे प्रॉफिट में। ठीक हो गया। तो इनकम अकाउंट में इंटरेस्ट आपका प्रॉफिट बढ़ाता है, और प्रॉफिट बढ़ाने का मतलब आपका क्या बढ़ता है? कैपिटल बढ़ता है। क्योंकि प्रॉफिट क्या होता है, हर बार ऐड हो जाता है प्रॉफिट में, ओ कैपिटल में। ठीक है। ये जो प्रॉफिट है, लेट से आपने कहा मेरा 5,000 का करोड़ का प्रॉफिट हो गया। ठीक है। जो जिसमें एक इंटरेस्ट का पोर्शन मान लिया 4,000 करोड़। अब अगर कोई लोन, एनी इंटरेस्ट इनकम वाला लोन फ्यूचर में डेट हो जाए, खराब हो जाए, तो पता लगा आपको उससे लॉस हुआ 5 लाख रुपीज का। 5 लाख रुपीज का लॉस हुआ, और 5 लाख रुपीज यही इंटरेस्ट से आपका प्रॉफिट में डिक्लेयर हो चुका है। तो क्या करते हैं हम? चार्जेज अकाउंट, चार्जेज अकाउंट को एडजस्ट करते हैं इसके लिए, जो जो फ्यूचर में लॉस होता है, जिसको हम बोलते हैं राइट ऑफ। ठीक। तो प्रोविजनिंग में क्या करते हैं कि ये जो 5 लाख रुपए का जो लॉस हुआ है, ऐसा एक नॉमिनल कैलकुलेशन करके हम हर बार का जो प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट में से प्रोविजन माइनस करते हैं। प्रॉफिट में से प्रोविजन माइनस करते हैं। अगर मान लिया हमारा प्रॉफिट हुआ है 100 करोड़ का, और 1 करोड़ का प्रोविजन है, तो हम डिक्लेयर करते हैं हमारा प्रॉफिट कितना है, 99 करोड़, और वो 99 करोड़ हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। अब सपोज कीजिए वो लोन बैड हो भी जाए, तो हमारा पुराना वाला प्रॉफिट में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि उसके अगेंस्ट में हमने प्रोविजन किया हुआ है। अब वो प्रोविजन कितना किया हुआ ये देखते हैं। सपोज कीजिए लॉस हुआ 5 लाख का, और इसके अगेंस्ट में प्रोविजन हमने किया हुआ है 4.5 लाख का। तो 50,000 का जो डेबिट होगा वो कहां से होगा? टू डेबिट चार्जेज अकाउंट। और ये करंट ईयर के प्रॉफिट को इमीडिएटली इफेक्ट करेगा। करंट ईयर के प्रॉफिट को इमीडिएटली इफेक्ट करेगा। अब सपोज कीजिए नेक्स्ट ईयर ये 5,000 वो क्रेडिट कर दे, तो आपका नेक्स्ट ईयर का जो प्रॉफिट होगा प्लस हो जाएगा 5,000 से। और ये जो दोनों एंट्री हैं, ये जो लॉस वाली एंट्री होती है वो चार्जेज अकाउंट को होती है, और राइट ऑफ की रिकवरी भी चार्जेज अकाउंट में आती है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। मैं थोड़ी देर के लिए माइक खोलूंगा आप लोगों से बात करने के लिए, पहले मैं चैट में देख लूं। हाँ, फ्यूचर रिस्क बिल्कुल ठीक है, क्रेडिट रिस्क हो गया। एज पर आईआरएफ नॉर्म्स ऑल्सो, बिल्कुल सही बोला इन्होंने कि रेगुलेटरी, जो हमने यहाँ पर ये बताया था आपको कि सारी बातें तो ठीक हैं पर्पज में। तो पर्पज में क्या है? एच पर आरबीआई डायरेक्टिव्स, बिल्कुल ठीक है। ये भी एक पॉइंट है, आरबीआई ना कहता तो कई लोग, कई बैंक प्रोविजन करते ही नहीं, कहते नहीं जी हमारा तो लोन खराब ही नहीं हो सकता, हमारे तो रिकवरी वाले इतने पहलवान हैं कि कोई लोन खराब ही नहीं होने देंगे, चिंता नहीं करो। लेकिन आज एयर पर आरबीआई, और एक इसके साथ साथ है कि हम ये कह सकते हैं ग्लोबल स्टैंडर्ड, ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्योंकि एनपीए का कॉन्सेप्ट इंडिया में नहीं था,
ये तो बाहर से आया ना। इंडिया में पहले हेल्थ कोड 1 2 वही उसी तरह का था, कोई कैटेगराइजेशन करते थे। तो ये एनपीए का कॉन्सेप्ट इस तरह से ये बाहर से आया। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चन? सर वन मोर क्वेश्चन, इफ प्रॉफिट इज देयर तो वो जो प्रोविजनिंग होगा कि वो प्रॉफिट से एडजस्ट किया जाएगा, करेक्ट? नो 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 नो, प्रोविजनिंग के बाद ही तो प्रॉफिट होता है। प्रोविजनिंग एडजस्टमेंट पहले ही होता है, तभी उसके बाद प्रॉफिट डिक्लेयर होता है। ओके, ऐसा कह सकते हैं कि प्रोविजनिंग इज द पार्ट ऑफ इनकम। जो आपका उस करंट ईयर में इनकम हुआ है, उस इनकम में से प्रोविजनिंग का पार्ट हटा के ही प्रॉफिट डिक्लेयर करेंगे आप। इसको मैं अभी एग्जांपल में क्लियर करूंगा। और कुछ पूछना चाह रहे हैं कुछ? थैंक यू सर। सर वो 50,000 का जो बता रहा था ना सर, जो चार्जेस वाला, एक बार बता दीजिए। ऐसा होता है कि ये एग्जांपल में मैं देखिए, अगर सपोज कीजिए कोई लोन आपका डूब गया, बैड हो गया, लॉस बोलते हैं उसको, बिल्कुल कि अब तो आएगा ही नहीं, और आपके रीजनल ऑफिस ने कह दिया कि ये लोन अब आना ही नहीं, इसको राइट ऑफ कर दो। ठीक है, तो राइट ऑफ जब करते हैं तो उस अकाउंट के अगेंस्ट में आपने देखा इतना प्रोविजन मेंटेन किया हुआ था, और ये प्रोविजन का अकाउंट होता है। जब आप हम लोग बेसल पढ़ रहे थे, उसमें हमने बोला था कि टीयर 1 में जो है, जो इसकी एडिशनल टीयर 1 में प्रोविजनिंग जो किया होता है वो कैपिटल के फॉर्म में यूज करते हैं। क्यों करते हैं उसका लॉजिक बताता हूं मैं आपको। देखो, हम यहाँ कह रहे थे कि जो भी प्रॉफिट होता है वो इट विल बी एडेड ऑन द प्रॉफिट ऑल्सो, हर साल ऐड होता है ना। जब हम प्रॉफिट में से प्रोविजन माइनस करके प्रॉफिट डिक्लेयर कर रहे हैं, इसका मतलब प्रोविजनिंग इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, इसीलिए ये जो 50,000 का जो ये किया हुआ है हमारा, ये प्रोविजनिंग का पार्ट है, और प्रोविजनिंग लेस हुआ है, उतना नहीं हो पाया। तो हम क्या करेंगे कि इतना तो प्रोविजन वाले अकाउंट से ले आएंगे और 50,000 चार्जेस से लाएंगे, और दोनों ला करके उस अकाउंट को अपने एंट्री से हटा देंगे। यानी हमारे वो बैलेंस शीट से हट जाएगा। राइट ऑफ का मतलब बैलेंस शीट से हट जाएगा, हमारे सप्लीमेंट्री अकाउंट में चलता रहेगा। हम उसको पब्लिकली डिक्लेयर नहीं करते, लेकिन अपने वहां एक रफ अकाउंट उसका चलता रहता है। सपोज कीजिए वो 10 साल बाद आपको डिपॉजिट करने आ जाएगा ना, अगर 10 साल बाद भी डिपॉजिट करने आता है वो, तो 10 साल बाद भी आप उसको बता सकते हैं कि आपका इतना इंटरेस्ट हुआ, कैलकुलेट करके एक रफ अकाउंट में वो एडवांस अंडर कलेक्शन अकाउंट में चले जाते हैं। ठीक है सर, वो 5,000 वाला एग्जांपल फिर से समझा दीजिए। अच्छा, ये जो नेक्स्ट ईयर वाला बोला मैंने, ये सर 5,000 करोड़ वाले। 5,000 करोड़ वाला कौन सा एग्जांपल? ये वाला? यही 50,000 होना चाहिए सर। 50,000 होना चाहिए। 50,000 50,000 नहीं सर, नहीं, वो कोई इशू नहीं है। वो देखो सुनो, इस वाले एग्जांपल में मैंने प्रॉफिट 5,000 करोड़ लिया था, और 5,000 मैंने बोला कि 4,000 करोड़ जो इनकम है आपका कहाँ से आ रहा है? इंटरेस्ट से आ रहा है। बाकी 100 करोड़ यहाँ से आ रहा है, 800 करोड़ यहाँ से आ रहा है, 100 करोड़ यहाँ से आ रहा है। ओवरऑल जो प्रॉफिट आपका आ रहा है 5,000 करोड़ आ रहा है। तो 5,000 करोड़ में कोई एक लोन 5 लाख का पता लगा बैड हो गया, तो बैड अगर हो गया तो नेक्स्ट ईयर में उसको चार्जेस अकाउंट से डेबिट करके नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट कम कर लेंगे, क्योंकि ये तो आप डिक्लेयर कर चुके हैं। नेक्स्ट ईयर में वो डेट हुआ ना, खराब हुआ लोन, तो लोन मैंने एक स्मॉल सा लोन लिया है 5 लाख रुपए का। चलो, अब मैं बात करता हूं, आपसे क्वेश्चन है मेरा कि हमने बहुत सारी कैटेगराइजेशन यहाँ पे आपको कल दिखाई थी कि इतने तरह के अकाउंट्स होते हैं, और उसमें हमने पूछा था, हमें अभी पूछना है कि आउट ऑफ दोज अकाउंट, इतने अकाउंट आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ठीक है, इन अकाउंट्स में से कौन से अकाउंट्स में प्रोविजन मस्ट है? सर डाउटफुल अकाउंट में। एक आंसर हमारे पास आता है डाउटफुल अकाउंट में, लॉस अकाउंट में, लॉस अकाउंट में, डाउटफुल में एक ने बोला, लॉस में, सबस्टैंडर्ड में सर, सबस्टैंडर्ड अकाउंट में सबको एज पर सिक्योरिटी के हिसाब रखा जाएगा। स्टैंडर्ड अकाउंट छोड़ के सर, स्टैंडर्ड अकाउंट छोड़ के, ऑल अकाउंट में सर, छोड़ के, स्टैंडर्ड अकाउंट छोड़ के सर ऑल अकाउंट सर इन ऑल अकाउंट सर सारे अकाउंट में प्रोविजनिंग किया जाएगा सर। चलो, सर स्टैंडर्ड अकाउंट कोई बात नहीं, कई 0.25 लोगों को आता है। देखिए, सब में प्रोविजन होता है जी,
हाँ सर 0.25 स्टैंडर्ड अकाउंट है। हाँ, सब में प्रोविजन है। तो पहला पॉइंट तो ये क्लियर करिए कि ईच एंड एवरी अकाउंट इन योर बैलेंस शीट अट्रैक्ट द प्रोविजन एज पर आईरेक नॉर्म्स या प्रूडेंशियल नॉर्म्स, ठीक है। तो ऑल अकाउंट में प्रोविजन रिक्वायर्ड फॉर ऑल अकाउंट। इसका एग्जांपल मैं भी देता हूं आपको। सपोज कीजिए अनिल ये Sir, हमारे excuse me. अंबानी है, मुकेश अंबानी। सर एक्सक्यूज मी, एक चीज पूछनी थी हाँ, सर, सब स्टैंडर्ड में भी होगी प्रोविजनिंग? सब में होती है। स्टैंडर्ड में भी अभी होगी। बता रहे हैं हम आपको, सब बता रहे हैं, ठीक है। तो अभी पहले मैं बात करता हूँ प्रोविजन अकाउंट। मैं एग्जांपल दे रहा था कि अंबानी की बेटे की शादी है, तो उनको तो कोई जरूरत है नहीं, किसी चीज की चिंता नहीं है पैसे की। जब उनको पैसे की चिंता नहीं है, तो भी उन्होंने अपने बच्चे के लिए कुछ सोच रखा होगा। जैसे उन्होंने हो सकता है कि कहीं एक उसके लिए एक प्लॉट के लिए कहीं प्लॉट ले रखा हो, एक घर ले रखा हो। अब वो प्लॉट और घर का मतलब समझिए, मॉरिशस में ले रखा हो, सिंगापुर में ले रखा हो, ठीक है। तो प्रोविजन क्या होता है, जो फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंसेस हैं जो बहुत इजीली मीट आउट ना होके एक मतलब एक हैंड्स अप पार्ट होता है, तो उनके लिए जो है ऐसा मेंटेन करना पड़ता है, ठीक। तो प्रोविजन जो है सब में इसी तरह सब में रिक्वायर्ड है। और जो स्टैंडर्ड ग्रुप था हमारा, स्टैंडर्ड ग्रुप में अब यहाँ पे SMA 0 वगैरह वगैरह कुछ नहीं बोलते, प्रोविजनिंग जो होगी सब में होगी। तो पहला ग्रुप है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में मैं यहाँ पे लिख रहा हूं जो SMA 0 से कोई मतलब नहीं, कोई भी अकाउंट स्टैंडर्ड भी है तो उसमें प्रोविजनिंग रिक्वायर्ड है। और प्रोविजनिंग की जो कैटेगरी है वो फर्स्ट है 0.25, सेकंड है 0.40, थर्ड है 0.75 और नेक्स्ट है 1.00 और एक और कैटेगरी है 2%, ठीक। ये जो कैटेगरी है वो स्टैंडर्ड अकाउंट में, आपका अकाउंट बिल्कुल ठीक चल रहा है, कोई बात नहीं। तो प्रोविजन किया है तो बहुत छोटा सा प्रोविजन किया है ना, क्या प्रॉब्लम है आपको। अगर सपोज कीजिए आपका एक अकाउंट 10 लाख का है, 10 लाख का हाउसिंग लोन दिया हुआ इंडिविजुअल को, तो अभी मैं एग्जांपल के दे रहा हूं, तो एट द रेट 0.4%, तो 0.4% का मतलब कितना हुआ, 10,000 का भी 4 यानी कि 4,000 रुपीज। हाँ, क्योंकि ये मैंने एग्जांपल रुपीज में लिया हुआ है। तो 10 लाख के अकाउंट में भी 4,000 आपको अपने प्रॉफिट से, प्रॉफिट लेट से ऐसा हुआ 89453,600 ऐसा प्रॉफिट हुआ मान लो, तो अपने प्रॉफिट में से आपने ये अमाउंट माइनस करके डिक्लेयर करना है, ठीक है। क्लियर होगी बात। तो 0.40 मैंने एक एग्जांपल लिया जस्ट। तो यहाँ क्या है, अब यहाँ लॉजिकली समझिए, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोविजन तो है लेकिन बहुत छोटा सा, कर दीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये एक अकाउंट का प्रोविजन है। हो सकता है आपके पास बहुत सारे अकाउंट, तो ये प्रोविजन का अमाउंट आपका पता लगा 200 करोड़ हो गया। तो प्रोविजन क्या होता है, आपके प्रॉफिट से लेस कर लेते हैं और उसको अलग बास्केट में रख लेते हैं। तो अलग बास्केट का रखने का मतलब रिक्वायरमेंट होगी, तो इससे हमें कुछ जो सेटबैक होने वाला है एकदम से पूरा कोलैप्स नहीं होगा, हमारा सिस्टम आगे चलता रहेगा। तो ये कैटेगरी तो यहाँ की, अभी हम बताएंगे कौन कौन सी कैटेगरी में क्या है। तो जैसे मैंने 4 कैटेगरी लिखी है, इन 4 कैटेगरी में सबसे पहले आपको आंसर करना है इसमें चैट बॉक्स में कि 0.25% का, आप बुक देख के भी आंसर कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है इसमें। चलो, कई सारे आंसर आ गए, उस आंसर्स को मैं देख लेता हूँ। एग्रीकल्चर एक्टिविटी, एसएमई सेक्टर, एसएमए, ऐसे देखो ये शरद कुमार जी, एसएमए से तो आप आंसर देंगे ही नहीं। मैंने बोला स्टैंडर्ड अकाउंट में कोई भी सब कैटेगराइजेशन से या उसके नोमेनक्लेचर से नहीं है, आप एक्टिविटी के हिसाब से, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, हाउसिंग लोन, एग्री सिक्योर्ड, एमएसई वगैरह वगैरह, ठीक है। चलो अब इसका थोड़ा सा जो है इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट देखते हैं, थ्योरी क्या कहती है। थ्योरी देखिए स्क्रीन में दिखाई दे रहा है आपको।
तो यहाँ पे देखिए जो 0.25% का जो क्लॉज है वो 0.25% का क्लॉज कहाँ कहाँ लागू हो रहा है। देखिए 0.25% आपका बोलता है डायरेक्ट एडवांस टू एग्रीकल्चर एंड एसएमई सेक्टर, डायरेक्ट एडवांस टू एग्रीकल्चर एंड एसएमई सेक्टर्स एस 0.25%। तो दो ही बात आई, डायरेक्ट एडवांस एंड डायरेक्ट एडवांस जो एग्रीकल्चर को वो, और एसएमई सेक्टर में। और अगर यहां पर एक बात और बोली है, एडवांसेस टू स्पेसिफिक सेक्टर, कौन कौन से, जैसे पर्सनल लोन है, लोन्स एंड एडवांसेस क्वालिफाइंग एज कैपिटल मार्केट एक्सपोजर है, अगर आपने कैपिटल मार्केट में यानी कि शेयर के अगेंस्ट लोन दे रखा है, रेजिडेंशियल हाउसिंग लोन में दे रखा है जो कि कितने से लाख है, 20 लाख से बियॉन्ड है, एंड कॉमर्शियल रियल एस्टेट लोन्स दे रखे हैं तो उसमें क्या है 1% लिखा हुआ है। क्लियर हो गई। तीसरी कैटेगरी इसमें है ऑल अदर। देखो उसने केवल आपको दो कैटेगरी बताई, दो कैटेगरी को छोड़ते हुए, जैसे इसने बोला 20 लाख से ऊपर वाला, अगर आपका हाउसिंग लोन जो है वो, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था अभी 10 लाख का है, तो उसमें कैटेगराइजेशन ये होगा, इसीलिए मैंने वहां पे एग्जांपल जो था 0.40 लिया था, इसीलिए मैंने वहां पे एग्जांपल 0.40 लिया था। ठीक है, क्लियर हो गई बात। कौन कौन से लोन, ये तो बहुत क्लियर है। दूसरे में कोई भी आपके पर्सनल लोन्स, कैपिटल मार्केट वाले शेयर के अगेंस्ट लोन, 20 लाख से ऊपर 20 लाख से ऊपर हाउसिंग लोन्स, और कॉमर्शियल रियल एस्टेट के जो लोन्स हैं इंडिविजुअल में, उनके लिए बोला हुआ इसने कितना परसेंट, 4.4%। ठीक है, ऑल अदर एडवांसेस में आ जाएगा, इनके लिए 1% है और बाकी सबके लिए क्या है 4%। ठीक, तो अब जरा वहां पे आते हैं टेबल पे हम लोग। तो यहां पे उसने बोला 0.25 के लिए, एक तो बोला उसने डायरेक्ट, क्या बोला उसने, जो डायरेक्ट हमारा एग्रीकल्चर लोन है और एसएमई सेक्टर, केवल दो ही कैटेगरी ली है इसने यहाँ पे। एक तो है डायरेक्ट, और डायरेक्ट एग्रीकल्चर में आपको अभी समझाता हूँ, डायरेक्ट एग्रीकल्चर और एसएमई। ठीक है, 1% में वो लेके आया था कौन कौन से, कैपिटल मार्केट वाले, कैपिटल मार्केट का मतलब शेयर के अगेंस्ट वाले, कैपिटल मार्केट लोन्स बोला था उसने, मोर देन 20 लाख के हाउसिंग लोन बोला उसने। ठीक, और आपका पर्सनल लोन बोला उसने। ठीक, अदर लोन्स जो कॉमर्शियल रियल एस्टेट के हैं वो बोला। तो ये सारे आगे किसमें, 1% में। ठीक है, अब एक यहाँ पे ग्रुप है जो आपकी बुक में या नहीं दिया हुआ, सीआईबी वालों में दिया हुआ है, आप इन टोटल जो मैं बता रहा हूं उसे समझेंगे अभी। ठीक है, 0.75% है कॉमर्शियल रियल एस्टेट लेकिन रेजिडेंशियल, यानी जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उसमें बहुत ग्रुप, मान लिया 100 हाउसेस बना रखे हैं, तो अगर ऐसे हाउस को आपको फाइनेंस कर रखा है आपने, ऐसे ग्रुप को, उस कंडीशन में आप 0.75% लेंगे। और इंडिविजुअल लेवल पे आपने किया हुआ है तो वो किसमें, इंडिविजुअल लेवल ये है ना 20 लाख से बड़ा जो हाउसिंग लोन, उसके लिए 1% है, और 2% है टीजर लोन के लिए। टीजर लोन अभी मैं समझाता हूं आपको क्या होता है। और जो रिमेनिंग है कोई भी इन कैटेगरी से अदर है तो वो अदर्स लोन पर होता है। तो ये तो हमारा स्टैंडर्ड एसेट्स पे प्रोविजनिंग का रेट आ गया। और इन द मीन टाइम मैं आपको टीजर लोन बताता हूँ। टीजर लोन ऐसा होता है कि जैसे मान लिया आप जा रहे हैं बड़े बड़े शहरों में, होर्डिंग लगे हुए हैं, उसमें लिखा 6% हाउसिंग लोन, हाउसिंग लोन एट 6%। आपको लगेगा अरे 6% में, आप वहां जाओगे ब्रांच में, जब ब्रांच में जाओगे कहोगे कि जो फर्स्ट ईयर है उसमें 6% लगेगा, नेक्स्ट ईयर से जो भी रेट होगा उसमें देना पड़ेगा आपको। तो टीच कर रहा है, चिढ़ा रहा है आपको, टीच कर रहा है किसको, कह रहा है अरे 6% में, तो आप देरी की मैंने क्या, तो आप जाके ले लेंगे वहां पे, लेकिन वो कुछ समय बाद पे नॉर्मल रेट में आ जाता है। तो टीजर लोन पे उन्होंने कहा प्रोविजन ऐसा करो, क्योंकि वो लोन इनिशियली तो अच्छा चल रहा है, जैसे ही इंटरेस्ट बढ़ेगा तो हो सकता है वो बोरोवर आपकी ईएमआई को पेमेंट
ना कर पाए, बोरोवर आपकी ईएमआई को पेमेंट ना कर पाए। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो इस कंडीशन में हम ऐसे करेंगे। अच्छा, एक चीज मैंने यहाँ पूछी थी कि डायरेक्ट एग्रीकल्चर क्या होता है। डायरेक्ट एग्रीकल्चर होता है बैंक बोरोवर, और बोरोवर एग्रीकल्चर एक्टिविटी का हो, एक्टिविटी कर रहा हो, और इसको बोलते हैं डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट, मैं माइक अभी आपका खोलूंगा, आप जो भी क्वेरी रख लेना, ठीक है। बैंक ने किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को दे दिया, और कोऑपरेटिव सोसाइटी ने अपने मेंबर्स को दे दिया लोन, तो अल्टीमेटली वो मेंबर्स भी एग्रीकल्चर वाले हैं, तो गया तो एग्रीकल्चर को, लेकिन वो रूट होके गया, तो ऐसे वाले को इनडायरेक्ट लोन बोलते हैं। मेरे ख्याल से इससे बढ़िया एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता इनडायरेक्ट लोन का। और कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ साथ जो ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती हैं, आपके ये फर्टिलाइजर कंपनी होती हैं, फूड प्रोसेसिंग कंपनी होती हैं, ये सारे अगेन अगर फार्मर्स को लोन देती हैं तो समझ लीजिए ये लोन भी इनडायरेक्ट, इसमें 3 पार्टी इन्वॉल्व होती हैं, ऐसे करके। ठीक है सर एक डाउट है सर। हाँ बोलिए। सर ये तो स्टैंडर्ड अकाउंट है, हाँ, स्टैंडर्ड अकाउंट के लिए भी देन व्हाट इज द नीड ऑफ कीपिंग प्रोविजनिंग सर? वो तो सही चल मैंने रहा है ना, बताया ना। स्टैंडर्ड है। चलो मैं इसका सवाल का जवाब आपसे ही पूछता हूँ। आपका बच्चा है, हाँ सर। कितना बड़ा है? स्कूल गोइंग सर। स्कूल गोइंग है, ठीक है। लेट से वो 7th क्लास में जाता है, हाँ जी। ठीक। हाँ। अच्छा, उसका फीस कितना जाता है? पर एनम 30,000 आसपास आता है सर। पर एनम 30,000। हाँ। आप फीस आराम से दे लेते होंगे? सर फीस आप दे देते होंगे, पे कर देते होंगे टाइम से? हाँ जी, हाँ सर। अच्छा, इसके बावजूद भी कभी आपका मैडम बोलता है कि इसका फीस देना है? नहीं तो नहीं, मतलब कि नेक्स्ट मंथ इसका फीस जाएगा? हाँ। चलो नहीं भी बोलता होगा। ऐसा है कि जब आपका सैलरी ठीक है, आप हाँ सर। लेकिन फिर भी आपके माइंड में एक वो रहता है कि यार इसका फीस जाना है। हाँ। तो ये इसी तरह का एक आपका जो डर है कि फीस जाना है उसका, तो ऐसे ही बैंक को भी एक डर है, और आरबीआई ने बोला डरना चाहिए। और 0.25% बहुत छोटा अमाउंट होता है, ठीक है। तो अच्छा बहुत सर। छोटा इसलिए प्रोविजन रखा हुआ उसमें। और जहां पे 1% और 2% रखा हुआ है, वो प्रोविजन इसलिए रखा हुआ है, जैसे मान लिया कॉमर्शियल रियल एस्टेट, कॉमर्शियल लोन दे रहे हैं आप, उसमें हाँ। प्रोजेक्ट का फेल होने का छोटा सा चांस है, दैट इज 1% का। एंटिसिपेशन, एंटिसिपेशन। हाँ, हाँ, एंटीसिपेशन है, बिल्कुल एंटीसिपेशन ऑफ लॉस। ओके सर, ओके सर। हो सकता है, मतलब उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1% है, तो 1% प्रोविजन रख लिया। बहुत और छोटा। जो प्रोविजन होता है वो प्रोविजन है आपके पास ही, आपने किसी को नहीं दिया, आप उसे कैपिटल में ऐड करके बोलते हो। जब कहां बोलते हो ऐड करते हुए? बताइए कहां बोलते हैं, कोई भी आंसर दे इसका। क्वेश्चन मेरा ये है कि जो हम प्रोविजन करते हैं, उस प्रोविजन को अपनी कैपिटल का ही पार्ट शो करते हैं एक स्पेसिफिक पर्पज में। किस पर्पज में हम कैपिटल का पार्ट शो करते हैं उसे? टायर 2 सर। हाँ, टियर 2 कैपिटल, जो हमारा बेसिल का नॉर्म्स है ना, बेसिल के नॉर्म्स में जब कैपिटल पूछता है आपके पास कितनी, तो आप बोलते हो ना मेरा प्रोविजन इतना है, और उसका वो रूल है 1.25 वाला, 1.25% पॉइंट वाला। मैक्स मैक्स। हाँ, ये बताया था, मैक्स बताया था ना हमने। तो प्रोविजन भी एक तरह से आपका कैपिटल ही है, लेकिन उसको इसलिए करना जरूरी कि मान लिया कोई लोन खराब हो ही जाए। अच्छा, सपोज कीजिए वो लोन क्लोज हो जाता है, तो क्या होगा? तो नेक्स्ट ईयर नहीं करोगे ना प्रोविजन आप, नहीं। यानी नेक्स्ट ईयर में वो पूरा प्रॉफिट में ले लोगे आप, में ऐड कर कन्वर्ट हो लोगे। जाएगा।
हाँ और Capital एक को चीज और convert ध्यान कर। रखिएगा कि जो प्रोविजन होता है वो एक्यूमुलेट नहीं होता कभी भी। मैं बताता हूँ, जैसे सपोज कीजिए 2016 आपका एक 5 लाख का लोन है, आपने 200 रुपीज का उसका प्रोविजन किया हुआ है। 2017 में प्रोविजन की रिक्वायरमेंट 225 है, तो ये वाला जो प्रोविजन है ये उस वाले पॉकेट से हट के इधर आता है और इधर आप कितना करते हो 225। यानी वो जो प्रोविजन का जो बास्केट है आपका, इसमें इस बार आपने इतना अमाउंट डाला और यहां तक आ गया। नेक्स्ट ईयर इसी बास्केट को आप पूरा खाली कर दोगे और फिर आप जितना रिक्वायरमेंट है उतना डालोगे, यहां तक आ गया। नेक्स्ट ईयर फिर बास्केट पूरा खाली कर देंगे और इसमें यहाँ पे आ गया, ये इतना आ गया। जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही रखना। ऐसा नहीं कि इस बार इतना किया तो अगली बार में फिर इतना करेंगे, फिर इतना करेंगे, ऐसा नहीं है। प्रोविजन का है उस पर्टिकुलर ईयर का जो बैलेंस है, आउटस्टैंडिंग है, उस आउटस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, Sir, may I कोई और interrupt? क्वेश्चन? Sir, whether provisioning is done from the capital or from the profit? From the profit. From the profit. You it can is say added from, to the- not from the profit. You can say from your income. Income. After deducting the provision, you declare the profit. Profit. Then this provision amount is added to capital. नहीं, No. treated as capital, not added. For Okay. specific for the basil purpose. सर क्लोज होने सपोज लोन क्लोज होने के बाद क्या करेगा सर वो प्रोविजनिंग अमाउंट? देखो मैं बताता हूँ, देखिए 2016 में आपने इतना प्रोविजन किया, 2017 में इतना प्रोविजन किया, 2018 में इतना प्रोविजन किया और 2019 में वो अकाउंट क्लोज हो गया। तो जो आपने प्रोविजन इधर किया था इस लास्ट ईयर में, वो इस बार नहीं करना है आपको। यानी वो वाला प्रोविजन नहीं करना है, कुछ और प्रोविजन करना है। एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको। सपोज कीजिए आपका 10 लाख का आपका इनकम हुआ और आपको इसमें 2000 प्रोविजन चाहिए था, तो उस बार आप डिक्लेयर करेंगे कि मेरे को 9,98,000 का प्रोविजन वो प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट ईयर में आपको 12 लाख का इनकम हुआ और प्रोविजन करना पड़ा आपको 3,500 का, तो आप बोलेंगे 11,000, 96,500। यानी जो प्रोविजन का अमाउंट है वहां से माइनस करके आप प्रॉफिट डिक्लेयर करते हैं। और ये कैरी ऑन बेसिस पे नहीं होता, हर ईयर का पर्टिकुलर निकाला जाता है। पिछले बार किसी अकाउंट में 2 लाख का प्रोविजन चाहिए था, अगले बार उस अकाउंट में 1.5 लाख का हो सकता है, अगले बार नेक्स्ट ईयर में उसमें अकाउंट में प्रोविजन 90,000 है। वो डिपेंडिंग ऑन द बैलेंस एंड कैटेगरी, किस कैटेगरी का अकाउंट है। अभी तो हम सारे जो अकाउंट हैं वो ले रहे हैं स्टैंडर्ड, कल को हो सकता है वही अकाउंट सब स्टैंडर्ड में चला जाए तो प्रोविजन बढ़ जाएगा। If we are recovering loss asset, then we are treating double income. One is recovery and another is no. ये निशांत गौरव जी, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट में गड़बड़ हो रहा है। अगर हम लॉस एसेट को कवर करते हैं तो लॉस एसेट का हम जो पैसा हमें रिसीव हो रहा है उसमें एज ए रिकवरी, तो हमारा वो अकाउंट वहां बंद हो रहा है। और अगर अकाउंट वो बंद हो रहा है तो उस अकाउंट में प्रोविजन करना ही नहीं। प्रोविजन एक तरह से हाइपोथेटिकल एंट्री की तरह होता है, केवल अपने प्रॉफिट में से वो पैसा साइड में कर लेते हैं। डबल इनकम नहीं हो सकता उसे। हाँ, डबल खुशी जरूर हो सकता है कि जो हम डर रहे थे इतना पैसा तो डूबने वाला है और वो आ गया रिकवरी। हाँ बोलिए सर। हाँ सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, इफ दैट एसेट इज ऑलरेडी लॉस एसेट, करेक्ट, तो सर वहां पे 100% प्रोविजन है सर, है ना। यदि हम उस लॉस एसेट को रिकवरी कर रहे हैं, मान लीजिए 2 लाख है, 2 लाख इज ऑलरेडी प्रोविजन इज देयर, यदि हम उसको रिकवर कर लेते हैं तो दैट इज डबल इनकम ना सर। वन इज दैट प्रोविजन अमाउंट, दैट ओनली आई वांट टू टेल सर, करेक्ट ना। चलो अभी मैं इसको क्लियर करता हूँ। सर जब तक
बैंक में प्रॉफिट हो रहा है, प्रोविजन हो रहा है सर, जब लॉस होने लगा तो भी प्रोविजन होगा या उसका कुछ अलग होगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने, बताते हैं। Sir, this provision will be added to which account, sir? प्रोविजन अकाउंट ओनली, Not to capital. नॉट टू कैपिटल। Okay. क्वेश्चन हमारा था कि लॉस हो जाए तो क्या होगा। देखिए, बैलेंस शीट का जो प्रॉफिट लॉस बनता है वो आपका, पहले मैं इनकम लिखता हूँ। इस ईयर में इनकम आपका 50,000 हो गया, छोटा अमाउंट लेता, ठीक है। इनकम, एक्सपेंसेस हमारा हो गया 55,000। इट मींस दिस इज रिकरिंग व्हाट, लॉस -5,000, ठीक है। अब आप कहते हैं कि आपके 1 लाख के लोन्स है और इस 1 लाख के लोन्स में आपको लेट्स से 2% प्रोविजन रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो 2% इसका हो जाएगा 2,000, ठीक। ये आपका कहना ये है कि लॉस में होगा तो कहां से आएगा, तो आपका जो पुराना ईयर का कैपिटल था, आपका पुराना ईयर का कैपिटल था 50,000 रुपीज, ये कैपिटल है। तो इस बार आप क्या करेंगे, इस 50,000 कैपिटल में से 2,000 टूवर्ड्स कहां रख लेंगे, प्रोविजन में। और ये आप इस तरह दिखाएंगे अपनी बैलेंस शीट में कि माई कैपिटल इज 48,000 कैपिटल एंड प्रोविजनिंग इज 2,000, ऐसे आप बैलेंस शीट में शो करेंगे। अभी आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि कैपिटल और प्रोविजन इसीलिए बेसेल में ओवरऑल कैपिटल का पार्ट होता है, लेकिन इसको हम टीयर 2 में लेते हैं। ये क्लियर हुआ, जरा बताएं जिसने क्वेश्चन पूछा था। हाँ सर, क्लियर हो गया। सर ये डबल इनकम कैसे शो होगी? ये तो सर कैपिटल वो प्रॉफिट से माइनस कर देते हैं प्रोविजन। हाँ, मैं तो मना ही कर रहा हूँ, डबल इनकम नहीं शो होगी, वो हाँ, वो आंसर बता देता रहे हूँ थे। मैं भी। और हाँ, उसको एक सर मिनट टायर 2 में ऐड कर लेते हैं बस एक। हाँ, Please repeat, sir. ये जो मैंने अभी समझाया। हाँ सर। अच्छा, ठीक है। मैंने एक पर्टिकुलर ईयर का ये बैलेंस शीट लिया और इसमें बोला कि योर इनकम इज 50,000 एंड एक्सपेंसेस इज 55,000। इट मींस इन दिस पर्टिकुलर ईयर you are recurring losses of 5,000, right? Every loss and profit affect the last year capital, ठीक। तो ये जो लास्ट ईयर का कैपिटल था आपका 50,000, एक तो इसमें से ये -5,000 हो जाएगा, यानी 45,000। लेकिन सेम टाइम में you are having an advance of 1 lakh rupees and the provision required is 2%, means the provision required is 22,000. What you will do, the last year capital you will minus this provision account and also this loss. It means it is coming to 43,000. I am correcting here that you will declare in your balance sheet the capital as 43,000 and provision is 2,000. In total this is coming to 45,000. And in Basel, you will declare that your capital is 45,000. Out of this 45,000, this is tier 2 and this is tier 1 or additional tier 1. It may be any of type. हाँ, निशान जी पूछिए सवाल। हाँ सर, what I am telling ना, यदि लॉस एसेट है तो 100% provision is there. If we are recovering that amount, so one that recovery amount, whatever, let 1 lakh, correct ना, 1 lakh we are getting. यदि हम वो 1 लाख रुपया रिकवरी करके ले आए तो वो प्रोविजन तो अब हम मुझे नहीं करना पड़ेगा, सही है। जो प्रोविजन अमाउंट है वो भी मुझे वापस कैपिटल में मिलेगा, करेक्ट ना। तो डबल इनकम हुआ ना सर, इफ वी आर रिकवरिंग दैट ओनली। चलो आई वांट टू ठीक। इनके एग्जांपल को लेते हैं।
In the year 2020, we are having one account of balance 10,000 and we declare this account as loss. Loss means, लॉस डिक्लेयर करने का मीन्स हम राइट ऑफ कर सकते हैं इसको, या राइट ऑफ नहीं कर रहे हैं, लॉस डिक्लेयर किया हुआ बैलेंस शीट में। तो लॉस डिक्लेयर किएंगे तो 100% प्रोविजन, यानी हमारा जो प्रॉफिट हुआ था इस ईयर में, प्रॉफिट लेट से हमारा हुआ 80,000 हुआ, उस 80,000 में से 10,000 आपने माइनस कर लिया और यहां दिखाया आपने 70,000 एज प्रॉफिट दिखाया, ठीक है। और ये 10,000 माइनस करने का मतलब आपने क्या दिखाया, प्रोविजन दिखाया, ठीक है। तो जब आप डिक्लेयर कर रहे हैं आपका बैलेंस शीट ऐसा चला गया जिसमें आपने ये बताया कि दिस इज योर कैपिटल, ठीक है। अब निशान जी का कहना ये है कि अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, इन द सेम ईयर हमें रिकवरी हो गया 10,000 का, तो 10,000 का रिकवरी हुआ तो ये जो प्रोविजन हमारा 0 हो जाएगा और प्रॉफिट हमारा 80,000 होगा। तो ये जो मैंने एग्जांपल आपको शो किया, इसमें डबल कहां हो रहा है। अगर हम इन दोनों एंट्री को लेते हैं फर्स्ट केस वाले में, तो इनको लेते हैं तब भी हमारा 80,000 आ रहा है, और इसको लेते हैं तो यहाँ भी 80,000 हो रहा है। सर अब मुझे प्रोविजन नहीं करना पड़ेगा ना सर? हाँ, नहीं करना है, तो वही प्रोविजन करने का मतलब वो प्रोविजन अमाउंट कैपिटल में शो हो रहा है। चलिए निशान जी। यस सर। इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है, ठीक। ये मैंने पिक्चर वैसे समझा दी है कि भैया देखो, कैपिटल हम यहाँ पे भी 80,000 डिक्लेयर कर रहे थे, यहाँ पे भी। प्रोविजन का मतलब है कैपिटल में से वो पार्ट हट के दूसरे बास्केट में आना, और अगर रिकवरी आ जाएगा तो वो बास्केट से उठ के दूसरी जगह चला जाएगा, यानी वो है बैंक में ही अभी भी, हमने कहीं फेंका नहीं है, बस उसका अकाउंट का नेम बदल दिया है हमने उतने अमाउंट से, जिसको प्रोविजन अकाउंट बोलते हैं। तो कैपिटल अभी भी 80,000 है, अभी भी 80,000 है। Sir, I have a doubt, sir. Sir, in the first screen, 43 you have added 2,000 provision to capital. Here. It should be debited, no, sir? No. It's provision is just bifurcation of capital. You can say like that. Okay. Provision is bifurcation of your capital, quality of capital. Provision is a low level quality. नहीं, मेरा डाउट है इधर ऐड क्यों हो रहा है? ऐड क्यों हो रहा है? हाँ सर। सर मैं एक बात बताऊं? हाँ मैं बताता हूँ। यहाँ ऐड नहीं हुआ, पहले तो यहाँ मैंने डेबिट किया हुआ है, और डेबिट करके मैंने दूसरे बास्केट में रखा हुआ है, बाइफरकेट कर दिया, कैपिटल से हटा के सेकंड बास्केट में रख दिया। लेकिन एज पर बेसल मेरे पास जो कैपिटल है वो टीयर 1 में और टीयर 2 में सब ऐड करके अगेन 45,000 ही है, वो हम किसी को दे नहीं रहे, ठीक है। अब एक चीज और, छोटा सा पॉइंट और कि शायद हो सकता है कि ये सारा पॉइंट हमारा क्लियर कर दे। देखिएगा जरा आप एक बार, मैं नीरव मोदी जी का अकाउंट ले रहा हूं, नीरव मोदी जी का अकाउंट ले रहा हूं, और 13,000 करोड़ हमारा लॉस हो गया। लॉस मींस 100% प्रॉफिट प्रोविजन, तो 100% प्रोविजन मींस 13,000 रिक्वायरमेंट है मेरे को, और ये अकाउंट राइट ऑफ हो गया, हमें नहीं आया पैसा। अगर नहीं आया तो हम इसको राइट ऑफ करेंगे, और ये 13,000 करोड़ अपना जो 6 लाख करोड़ का कैपिटल था उसमें से माइनस कर लेंगे। और देखिएगा ध्यान से जरा, इस ईयर का बैलेंस शीट हम लोग जो डिक्लेयर करेंगे वो 587 का करेंगे, और क्योंकि हमने राइट ऑफ कर दिया है तो प्रोविजन भी 0 कर देंगे। अब क्यों?
क्योंकि प्रोविजन जो होता है लाइव लेजर के अकाउंट्स का होता है, और प्रोविजन नहीं था हमारे पास, क्योंकि हम तो सोच रहे थे बहुत से अकाउंट है, लॉस हो गया, राइट ऑफ कर दिया, तो आपने अपने कैपिटल में से उस अमाउंट को माइनस किया और डिक्लेयर किया कि दिस ईयर, अगर ये 2019 का है तो 2020 में हमने ये किया। सर इस केस में तो बैंक डीआरटी के पास भी जा सकती है ना सर? हाँ, वहां वो से पैसा रिकवरी रिफंड। प्रोसीडिंग्स अलग है। रिकवरी प्रोसीडिंग्स एक लॉ एज पर लॉ रेमेडी है, वो कर सकते। संध्यांका सिंह जी अपना माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज। बिल्कुल, वो रिकवरी प्रोसेस है, वो अलग है। आज तो हम बात कर रहे हैं कि उसमें प्रोविजनिंग की बात कर रहे हैं ना, कि कौन से अकाउंट में कितना कितना प्रोविजन हम कर सकते हैं। सर मैं संध्याकर सिंह बोल रहा हूँ, 1 मिनट सर। हाँ सर जैसे आप उधर बता रहे थे 0.40 0.25 प्रोविजनिंग हाँ, करना है। जैसे हाँ, 100 रुपया बैंक ने लोन दिया किसी बरोबर को, हाँ, उसमें 0.4% उसका प्रोविजनिंग है, मतलब 400 रुपये। तो हाँ। 400 रुपये तो सर वो प्रोविजन से डाल देगा, बाकी 99,600 रुपया वो भी तो बैंक को ही डालना होगा ना सर? नहीं, डालना नहीं है, वो तो उसके नाम डेबिट चल रहा है। तो अगर वो अच्छा। लॉस हो जाए तो डालेगा बिल्कुल। यस सर। हाँ, ये जो अभी जो आपने दिया उसको, अच्छा ठीक है क्वेश्चन ये, इसको मैं थोड़ा सा एलोबरेट करता हूँ। इनका क्वेश्चन समझिएगा। सपोज कीजिए 1 लाख रुपए का एक लोन है, 1 लाख रुपए का लोन है, और ये हमारा इस कैटेगरी का है, और इसमें प्रोविजन है 0.4%, तो 400 का हमारा प्रोविजन है। नेक्स्ट ईयर, ये 2018 में था, 2019 में यूनिट बंद हो गया, सब कुछ गड़बड़ हो गया, लॉस हो गया, तो क्या होगा? देखिए बहुत ध्यान से देखना जरा। आपके पास हमेशा 2 बास्केट है, 1 बास्केट इज फॉर प्रोविजन, 1 बास्केट इज फॉर कैपिटल। आपके पास यही 2 रास्ते ऐसे हैं जिससे आप लॉस को रिकवर करते हैं। आपकी इस बास्केट में कितना अमाउंट है? 400। आपके इस अकाउंट में 18 लाख, ऐसी एग्जांपल के तौर पर, ठीक है। तो अगर ये अकाउंट डूब गया आपका, तो आपका ये प्रोविजन उठ करके यहां आएगा, लेकिन माइनस में आएगा, प्लस में नहीं आएगा। और आप इस ईयर में, यानी कि 2019 में जो है, इसका जो डिक्लेयर करेंगे अपना कैपिटल, वो 17,99,600 कैपिटल मेंटेन करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। जो भी अकाउंट आपकी बुक से बाहर चला गया, राइट ऑफ कर दिया, कुछ भी कर दिया, उस अकाउंट में कोई प्रोविजन नहीं करना, सीधे कैपिटल से उठा करके सेटअप कर देना है। यानी कि प्रोविजन हमेशा लाइव अकाउंट के लिए होता है। इसीलिए जिसमें 100% प्रोविजन हो जाता है, उन अकाउंटों को बैंक आमतौर पर राइट ऑफ करती है, यानी वो प्रोविजन उठा के उस अकाउंट को बंद कर देती है और कैपिटल उतने से कम हो जाती है। ये क्लियर हुआ? मेरे ख्याल से इस एग्जांपल से क्लियर होना चाहिए आपको। यस सर, क्लियर है। ठीक है। और सर एक बात और मैं पूछना चाहता हूँ। बोलिए बोलिए। सर आप अभी डायरेक्ट एग्रीकल्चर और इनडायरेक्ट एग्रीकल्चर बता रहे थे, लेकिन बैंक में मैं कंफर्म नहीं हूँ सर, लेकिन सुनता हूँ कि अब इनडायरेक्ट एग्रीकल्चर का कंसेप्ट खत्म हो गया, सारा लोन जो है डायरेक्ट में ही आता है। ऐसा कुछ है क्या सर? इसमें मैं एक काम करता हूँ, जैसे आपने पॉइंट रेज किया है, तो इस पॉइंट को मैं लेता हूँ। Indirect finance to agriculture shall include loans given to the agriculture and allied activities as special sanction. Appended 50,000 per borrower either directly or indirectly, essentially will constitute a micro credit. यानी कॉन्सेप्ट तो ऐसा लग रहा है इस डेफिनेशन को देख के खत्म नहीं हुआ है। सर जैसे फूड एंड एग्रो को एमएसएमई के सेक्टर में डाल के भी एग्रीकल्चर में देते ही है ना सर? हाँ, उसमें लिमिट है, उसमें शायद 5 करोड़ या 10 करोड़ का लिमिट है कि अगर वहां तक है तो उसे एग्रीकल्चर में लेंगे, अगर वहां तक नहीं है तो फिर उसे उसमें लेते हैं सीधे बिजनेस में। तो हाँ, एक एग्जांपल मेरे को याद आ गया, ठीक है, मैं अभी क्लियर करता हूँ आपको, याद आ गया। आप जो है, जो अढ़ातिया बोलते हैं ना, जो वहां पे इसके अनाज सीरियल के ट्रेडर होते हैं मंडी में, ठीक है,
तो उसमें शायद एक लिमिट है कि अगर 50 लाख तक का कोई लोन लेता है तो उसको आप एग्रीकल्चर में दिखाते हैं। और वो होता कैसे देखिएगा, बैंक और वो ट्रेडर और वो फार्मर। तो फार्मर वो क्या करता है, ट्रेडर फार्मर का स्टॉक अपने पास रखता है और फार्मर को कुछ एडवांस दे देता है। तो शायद 50 लाख तक का तो एग्रीकल्चर में आता हो, और ये इनडायरेक्ट लोन है। बैंक दे रहा किसको, ट्रेडर को, और ट्रेडर दे रहा फिर फाइनेंस उसको, फार्मर को। ये इनडायरेक्ट। जैसे ही ये 50 लाख से ऊपर जाता है तो ये एग्रीकल्चर सेगमेंट से हटके बिजनेस सेगमेंट में आ जाता है, और बिजनेस सेगमेंट में ये एसएमई कैटेगरी या जो भी कैटेगरी में बाइफरकेशन होगा वहां चले जाता है। हिरल मैम, ये मैं कहना चाहता हूँ, यही आप कहना चाह रही हैं कुछ और? हाँ सर, हाँ सर, जैसे गोडाउन की रिसिप्ट होती है, गोडाउन रिसिप्ट वगैरह। हाँ हाँ, गोडाउन रिसिप्ट, वो यही एग्जांपल है। हाँ, वहां रख दिया। हाँ सर। मतलब वो इनडायरेक्टली जो है बेनिफिट वो एग्रीकल्चर वाले को तो कर रहा, उसका जो है व्हीट और पैडी रख रहा आपने वहां ना। राइट सर, राइट। ऐसे ही डेयरी के लिए भी देते हैं, ये बोल रही हूँ, जो ये बोल रहे हैं ना इनडायरेक्ट। नहीं, डेयरी वाला तो एलाइड में आता है, वो इनडायरेक्ट एक्टिविटी में नहीं आता। हाँ, लेकिन हाँ, अमूल डेयरी को आप फाइनेंस करते हैं हम सपोज, हाँ, अमूल एग्रो को फाइनेंस कर दीजिए आप, वो इनडायरेक्ट में आएगा, क्योंकि वो अमूल वाले फिर उनको आगे बेनिफिट कर रहे हैं ना। जिसका डायरेक्ट रिलेशन ना होके इनडायरेक्ट रिलेशन है। और बाकी जो है, जो अभी हमने एग्जांपल देखा था आरबीआई में, डेफिनेशन तो आ रहा, किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए खत्म कर दिया हो तो अलग बात है। सर, वन मोर क्वेश्चन प्लीज। हाँ, बोलो। हाँ सर, जो लोन होता है बैक बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी और एफडी, उसमें भी प्रोविजन है सर? उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें 0% है। यस सर। सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट में प्रोविजन नॉर्मल लोन्स के लिए होता है, जिसको दिया गया, अभी हमने 4-5 कैटेगरी बताई ना। यस सर। सेंट्रल गवर्नमेंट वाले के लिए नहीं है। और सर एफडी? एफडी पे है प्रोविजन, एफडी में भी है। हाँ, ओके सर, इसलिए है ना, बताऊं। यस सर प्लीज। कई बार क्या होता है एफडी में कि उसका जो इंटरेस्ट नहीं देने से या कभी उससे ऊपर चला जाता है। जैसे ही आपका अमाउंट 100% आपने जो लिस्ट बताई थी उसमें एफडी का नाम नहीं है सर कहीं भी, मतलब जो 100% सिक्योरिटी पे उस पर प्रोविजन की जरूरत नहीं है। कहीं ऐसा लिखा हुआ है? अगर लिखा हुआ है तो हम मानेंगे इस बात। नहीं, चलो स्क्रीन पे देखिए जरा। हाँ, में आएगा। देखते हैं, हो सकता है जो आप कह रहे हैं उसमें देखते हैं जरा। एफडी पे नहीं मिले। हाँ ठीक है, वो अभी इसमें सामने स्क्रीन में देख लेते हैं हम लोग। As regard that the additional facility sanction as per the package finalized, ये कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ आ गया देखो। यस सर। ये पॉइंट आ रहा ना कुछ, जीआईबी की बुक में लिखा हुआ है। एडवांस अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट, एनएससी, आईवीपी, केवीपी एंड लाइफ पॉलिसी would and provisionary requirement as applicable to their asset classification। ये वुड के बाद कुछ और वर्ड तो नहीं लिखा, बुक में देखना यार आप लोग, जीआईबी वालों। ये मुझे लग रहा है यहाँ ये थोड़ा मिसप्रिंट है। जैसा भी मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं कि इसके लिए बोला हुआ है केवीपी एंड लाइफ इंश्योरेंस and provisioning requirement as applicable to their asset classification status. However, advance against gold ornament, government security, all other kind of security are not exempted from provisioning। यानी इनके लिए requirement है और इनके लिए नहीं है। मेरे को लग रहा है यहाँ कुछ मेरे से टाइप में गड़बड़ हुआ, जरा देखिए बुक में। प्रोविजन नहीं है सर। चलो मैं बुक खोल लेता हूँ, एक सेकंड दीजिए। सर वैसे ही लगा है, जो लिखा है प्रोविजन नहीं है, वैसे ही है। सर वो डॉट ट्रैक प्रोविजन पेज नंबर 389 है। हाँ, 389 में लास्ट लाइन है ना। हाँ सर, लास्ट लाइन वैसे ही है।
एंड लाइफ पॉलिसी वुड अट्रैक्ट लिखा हुआ है, ये रहेगा, वुड अट्रैक्ट, एंड नहीं अट्रैक्ट है। अट्रैक्ट है सर। मतलब सर जो एनपीए होगा ना वो क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड पे प्रोविजन नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये था। नहीं तो अगर उसमें लिखा है टू देयर एसेट क्लासिफिकेशन स्टेटस, तो स्टैंडर्ड में तो है ना, ऊपर लिखा हुआ था। नहीं स्टैंडर्ड में नहीं है ना सर। नहीं, ऑल स्टैंडर्ड में भी होगा ना प्रोविजन, तो नहीं, स्टैंडर्ड में भी तो हो रहा है सर वो एप्लीकेबल ऑल सब में होगा। नहीं नहीं बिल्कुल होगा, इसमें कहीं मना नहीं किया हुआ है। इसमें इसने कहा जैसा अगर वो स्टैंडर्ड में होगा तो 0.4% से आ जाएगा, हाँ, ठीक है, और अगर वो डाउटफुल वगैरह वगैरह में होगा तो जहां का होगा वही जाएगा उसी हिसाब से। चलो ठीक है, डिस्कशन हमारा चलता रहेगा, क्वेरी आपकी चलती रहेंगी, रिसर्च आपकी चलती रहेंगी। कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर करिए, देखते जाइए जहां भी कुछ मिलता है, क्योंकि मुझे 2 ये और पूरे करने हैं 10 मिनट में, डाउटफुल और इसके प्रोविजन, ठीक है। तो चलो अब डाउटफुल की बात कर लेते हैं। हाँ, यहाँ थोड़ा सा इसमें बुक में देखिए, जैसे उसने ईसीजीसी गारंटी के बारे में बात किया हुआ, ठीक है, तो इसमें बोला हुआ है ईसीजीसी गारंटी में ओनली फॉर द बैलेंस एक्सेस द अमाउंट गारंटीड बाय द कॉर्पोरेशन। अब इसका मतलब समझ लीजिए, सपोज कीजिए 50 लाख का लोन है आपका और 40,000 का आपका डीआईसीजीसी कवर है, ईसीजीसी कवर है, तो 10,000 बचा, आप इसमें जो है 1% या जो भी है वो प्रोविजन करेंगे। और ये आपके न्यूमेरिकल में पॉइंट बहुत ध्यान आएगा, ये बात समझ में आ गई। ईसीजीसी के लिए बोला हुआ जितना अमाउंट है उसका उसे छोड़ देंगे आप, ठीक। अच्छा, और देखते हैं आगे क्या है। डीआईसीजीसी के लिए क्या बोलता है, डीआईसीजीसी के लिए बोलता है इन केस ऑफ कवर्ड बाय डीआईसीसी बिकम नॉन परफॉर्मिंग, नो प्रोविजन नीड्स टू बी मेड टुवर्ड्स द गारंटी प्रोवाइड पोर्शन। तो वही गारंटी प्रोविजन पोर्शन के लिए तो करना ही नहीं है। जितने भी लोन्स हैं आपके, 10,000 का लोन है, अगर 2,000 कवर है, चाहे वो डीआईसीजी से है चाहे वो ईसीजीसी से है, तो आपको इतने में प्रोविजन नहीं करना। प्रोविजनिंग आपको सिर्फ और सिर्फ रिमेनिंग अमाउंट पे करनी है। द अमाउंट ऑल्सो इन एक्सेस टू द गारंटी पोर्शन शुड बी प्रोवाइडेड एज फॉर द नॉन परफॉर्मिंग। चलिए अब आते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट में। सब स्टैंडर्ड एसेट्स में 2 रूल्स हैं, एक 15% का है और एक 25% का है। एक 15% का है और एक 25% का है। सब स्टैंडर्ड बता रहे हैं हम, ठीक है। अब इसमें सब स्टैंडर्ड में जो रूल है, एक है 15% का और एक है 25% का, और ये जो है आपका सिक्योर्ड पोर्शन पर है और ये आपका अनसिक्योर्ड में, ठीक है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना कि सिक्योर्ड पोर्शन जो अभी हम पीछे पढ़ रहे थे ईसीजीसी और डीआईसीजीसी वाला, ईसीजीसी वाला है विदाउट मेकिंग एनी अलाउंस, यानी अगर आपका कोई सब स्टैंडर्ड अकाउंट है 50,000 का, 50,000 में अगर 20,000 डीआईसीजीसी से कवर भी है तो भी आप इसे कंसीडर नहीं करेंगे। आप 50,000 में ही ये रूल लगाएंगे और 50,000 में 2 पार्ट में कर लेंगे। जैसे मान लिया आपका 30,000 सिक्योर्ड है और 20,000 अनसिक्योर्ड है, तो उसको आप जब एडजस्ट करेंगे तो 30,000 में 15% का रेट लगाएंगे यानी 4,500, ठीक है, और यहाँ 25 का लगाएंगे यानी 5,000, और इक्वल ऐड करेंगे तो 9,500 का वो चाहिए, ठीक है। और द प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट फॉर अनसिक्योर्ड डाउटफुल एसेट, अगर वो अनसिक्योर्ड डाउटफुल है तो 100% उसको डाउटफुल नहीं पड़ेंगे, ठीक है। और इसमें जो आपकी बुक है उसमें थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, ये जो है सब स्टैंडर्ड पे 10% नहीं है, 15% कर लेना, ठीक है। 15% है और टोटल यहाँ पे 25% है, तो 15 और 25 आप लोग उसको सही कर लेना। जेआईबी वाले अपने बुक में सही कर लीजिए, पेज 389 में सब स्टैंडर्ड एसेट में जो लिखा हुआ है, क्योंकि आपका बुक 15 का छपा हुआ है, 5-6 साल हो गए हैं। चलो अब हमारा चलेगा कि डाउटफुल एसेट में हमारा प्रोविजन क्या होता है। डाउटफुल एसेट में जैसे हमने कैटेगराइजेशन किया हुआ उसका 1,
1 to 3, मतलब अप टू 1, 1 to 3, और उसके बाद नेक्स्ट ये आपकी स्क्रीन पे दिखा हुआ डाउटफुल एसेट का, डाउटफुल एसेट का लिखा हुआ है D1, D2 और D3 के हिसाब से। तो इसमें अप टू 1 ईयर को बोलते हैं D1, इसको बोलते हैं D2 और इसको बोलते हैं D3। तो इसमें प्रोविजन की रिक्वायरमेंट 25, 40 और 100 है, ठीक है। और अगर कोई भी डाउटफुल कैटेगरी अनसिक्योर्ड है, मैं यहाँ पे कॉलम करता हूं, ये है हमारा सिक्योर्ड वाला ऑप्शन और ये है हमारा अनसिक्योर्ड वाला ऑप्शन। तो ये सारी कैटेगरी 100% है। अभी नीचे हमने वो लाइन पढ़ी हुई थी, ये लाइन लिखी हुई थी नीचे 100%। तो 2 कैटेगरी है, ठीक है। यहाँ मैं थोड़ा सा रिवीजन के लिए सब स्टैंडर्ड का भी लिख दे रहा हूँ। सब स्टैंडर्ड में सिक्योर्ड वाले में 15% है और इसमें 25%। ये स्क्रीन जो लिखी हुई है, ये स्क्रीन बिल्कुल आप आंखों में बिल्कुल चिपका लीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल हमारे जितने भी होंगे वो सारे न्यूमेरिकल हमारे इसी स्क्रीन से होंगे, ठीक है। और लॉस एसेट में तो कुछ कहना ही नहीं है। लॉस एसेट सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड कुछ भी है, सीधे 100%। तो ये हमारा जो है प्रोविजनिंग के कॉन्सेप्ट हमारे लगभग पूरे हो चुके हैं। कुछ आप पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं। सर अप टू 25,000 लोन इफ कम टू आफ्टर स्टैंडर्ड 100% सर, करेक्ट ना? क्या फिर से बोलना सर? यदि 25,000 रुपया तक का लोन दिया गया है, हाँ, और वो यदि स्टैंडर्ड है तो बढ़िया है, यदि वो सब स्टैंडर्ड में गया तो वो डायरेक्ट लॉस एसेट हो जाएगा। वो चीज यहाँ नहीं लिखा हुआ है। नहीं 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 नहीं, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? यस सर। नहीं नहीं, Up to 25,000 वो तब है जब 10% से कम का सिक्योरिटी होगा उसका। सर सब स्टैंडर्ड एसेट में ECGC के बारे में फिर से बता दीजिए सर, थोड़ा डाउट रह गया। सब स्टैंडर्ड में? हाँ सर। सब स्टैंडर्ड का कोई भी आपका न्यूमेरिकल आएगा और उसमें लिखा होगा कि ये ECGC से कवर है, तो आपको भूल जाना है कुछ भी। इसका मतलब ये है कि अगर सब स्टैंडर्ड अकाउंट है और उसमें कवरेज मिला हुआ है आपको, तो आपको उसे भूल जाना है। प्रोविजन आपको पूरे अमाउंट पे कर, इसने कहा विदाउट मेकिंग अलाउंस, उसका कोई फायदा नहीं देना है। लेकिन अगर वो D1, D2, D3 में है तो उसका फायदा उतने अमाउंट तक देना है। जैसे मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ यहाँ पे, वैसे न्यूमेरिकल जब हम नेक्स्ट में कराएंगे तो बताएंगे। मान लीजिए एक अकाउंट है 50,000 का D3 में, D3 की जगह हम D2 में लेते हैं। 50,000 का लिया और इसमें से हमने बोला DICGC 30,000 कवर किए हुए, तो आप क्या करेंगे? 30,000 में कोई भी प्रोविजन नहीं करेंगे, क्योंकि आपको उम्मीद है वहां से मिल जाएगा। आप सिर्फ 20,000 में इसके अकॉर्डिंग इस ग्रुप में है तो 40% आप प्रोविजन करेंगे और ये आ जाएगा हमारा 8,000। बस इतना आपका 50,000 के लोन्स के अगेंस्ट में केवल 8,000 कवर करेंगे। लेकिन सब स्टैंडर्ड रहेगा तो सर टोटल पे होगा, 50,000 पे हो जाएगा बिल्कुल। अगर यही 50,000 का होता लोन, चाहे DSCG है भी, तो भी आप 50,000 में कवर कर देते। ठीक, ओके, ठीक है। और कुछ पूछना चाह रहे हैं? चलो आज एंड ऑफ द डे करते हैं। इस चीज को अभी हम एक बार और रिवाइज करेंगे जब हम इसके न्यूमेरिकल कराएंगे ना। तो अच्छा, ये जो है JIB वाले, जो इनका यूनिट नंबर 29 है, इसको आप रीड आउट करेंगे। इसमें लगभग सारी चीज मैंने बोली हुई है। कुछ अगर एक आध चीज छूट गई, हाँ एक चीज और बता दूं मैं, ये ग्रॉस NPA का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। ये कई बार जो है आपको परेशान कर सकता है। ग्रॉस NPA और नेट NPA में क्या फर्क है? ये इंटरव्यू में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। अलग क्वेश्चन, प्रोविजन को घटा देते हैं सर, ग्रॉस में से प्रोविजन घटा देंगे तो नेट NPA हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बोला आपने। चलो, एक अकाउंट है 50,000 का NPA है, 10 मिनट में। हाँ, लेकिन आपने हो सकता है इसमें 2,000 का
या 20,000 का प्रोविजन किया हुआ है, तो ये तो हो जाता है GNPA। लेकिन अगर इसमें से, क्योंकि आपने प्रोविजन कर रखा है ना, अगर डूब भी जाएगा लोन तो आपको बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि आपने उसके लिए पहले से व्यवस्था कर रखी। नुकसान तो हो रहा है लेकिन आपकी हेल्थ नहीं बिगड़ेगी। नुकसान तो हो रहा है बिल्कुल, लेकिन आपका धंधा चलता रहेगा। तो 50,000 माइनस 20,000 करेंगे तो ये जो 30,000 आता है इसको हम नेट NPA बोलते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ठीक है। ग्रॉस NPA और आपके प्रमोशनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने बैंक का कितने % आपका ग्रॉस NPA, कितना % आपका नेट NPA, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो RBI के स्टैंडर्ड कहते हैं वो क्या है और ग्लोबल स्टैंडर्ड क्या है। जो अच्छे बैंक हैं उनका क्या है वो पता रहता है। और जो लोग एब्सेंट हो रहे हैं, हाँ कुछ पूछ रहे हैं? यस सर, आज वाले टॉपिक से हटकर एक चीज मुझे बोलो पूछना चाह रहा था सर। सर आप शुरू के 2-3 क्लास में एक वर्ड यूज किए थे, हेयर कट। बुक में भी मैंने देखा है सर, एक बार सर उसको बता दीजिए। चलो, हेयर कट होता है जो आपकी सिक्योरिटी है और आपका लोन है। लोन आपका 80,000 का है और सिक्योरिटी मान लिया 50,000 की है। वैसे हेयर कट हम बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, चिंता नहीं करना। तो आपको लगता है कि मेरा 50,000 तो कवर है और आपको लगता है कि 30,000 में मेरे को नुकसान हो सकता है या ये मेरा अकाउंट लॉस में जा सकता है, ठीक है, आप खुश हैं? यस सर। लेकिन RBI ने जो सिक्योरिटी है, ये सिक्योरिटी किस टाइप की है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा उसको कम मान लेना है। अगर मान लिया मैं कहूँ 5% का हेयर कट लगाना है तो 5% यानी 5% इसका निकालिए तो आएगा 2500। आपका सिक्योरिटी जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा, यानी आपका सिक्योरिटी 47,500 का माना जाएगा। है तो 50,000 का, माना इतना जाएगा। इसका मतलब 80,000 का लोन है, आपकी अब सिक्योरिटी कितनी हो गई, इतनी हो गई। तो आपको जो पहले 30,000 का रिस्क दिख रहा था अब वो 32,500 का रिस्क है। हेयर कट का मतलब होता है कि सिक्योरिटी की वैल्यू को थोड़ा सा कट कर देना। और ये जो कट करते हैं इसी को हम, ये आपका GIB CIB है? CIB है सर। CIB है तो हेयर कट तो हमारा 3-4 दिन चलेगा। इतना हेयर कट करेंगे कि सारे बाल कम हो जाएंगे सर के। थैंक यू सर। दिमाग यूज करेंगे तो सर के बाल कम होंगे थोड़ा सा। ओके कहते हैं ना सर, दिमाग ज्यादा यूज करते हैं तो दिमाग सर के बाल कम होते जाते हैं। यस सर। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम एंड कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।